गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल ट्रैकर वन पर। आज आप लोग लेसन पढ़ने जा रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री का फोर्थ लेसन यूपी पॉलिटेक्निक 2020, जो कि आपका 2 पार्ट इसमें लेक्चर हो चुके थे, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इसके बाद आज जो हम लोगों को पढ़ना था वो आज पढ़ना था, इससे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में डिस्कस कर लिया था। अब आज हम लोग पढ़ेंगे रेज के बारे में, और वो 2 इंपॉर्टेंट रेज कौन कौन सी हैं। पहले का नाम कैथोड रेज है और दूसरे का नाम एनोड रेज है बच्चों। तो आइए स्टार्ट करते हैं, क्या है कैथोड रेज, क्या है एनोड रेज इन दिस लेक्चर। तो आइए, इस स्क्रीन पर आपको कैथोड रे के बारे में पूरा डिटेल से दिया गया है। आप इधर देख सकते हैं, यहाँ पे उसकी डेफिनेशन और उसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो दी गई हैं। आइए बच्चों, हम इस लेफ्ट साइड पे उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं, क्या होता है कैथोड रे। तो सबसे पहले आप भी अपनी स्क्रीन पर देखें, हम भी बताते हैं। देखिए होता क्या है कैथोड रे की डेफिनेशन होती है कि विद्युत विसर्जन नलिका में कम दाब पर, अभी समझा देते हैं क्या क्या चीजें कह रहा है। विद्युत विसर्जन नलिका में कम दाब पर एक वैद्युत कुचालक गैस में उच्च वोल्टता पर वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। उच्च वोल्टता पर वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जिससे क्या होता है कि कैथोड से एक इनविजिबल रे, एक अदृश्य किरण निकलती है और जो एनोड की ओर गमन करती है, यानी एनोड की ओर जाती है। फिर एनोड की प्लेट से टकरा करके और दीप्त उत्पन्न करती है, यानी कई रंग की किरणें उत्पन्न करती है। ठीक है, दीप्त मतलब जैसे आप ऐसा कह सकते हैं जैसे जुगनू चमकता है, तो लाइक इसी तरीके से वो किरणें जाती थी, टकराती थी और चमकने लगती थी। ऐसी किरणों को क्या नाम दिया गया? कैथोड किरणें। पहले बच्चों यहाँ देखिए, सबसे पहले विसर्जन नलिका क्या थी कि एक ट्यूब होता था। एक क्या होता था? ट्यूब होता था। उस ट्यूब के भीतर क्या होता था, ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक बार हम बिल्कुल क्लियर से बना दें। इसमें ट्यूब आप देखेंगे, देखिए ये ट्यूब होता था, इसमें गैसेस प्रोड्यूस की जाती थी और बहुत क्या होता था, उच्च दाब पर, हाई प्रेशर, कम दाब पर, लो प्रेशर। और यहाँ पर क्या किया जाता था, एक इलेक्ट्रोड और एक कैथोड, एक एनोड और एक कैथोड। ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड होते थे। इलेक्ट्रोड के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, इन सब पर पूरा डेफिनेशन देंगे आपको। तो ये क्या होते थे, एनोड के बीच जब हाई वोल्टेज लगाया जाता था, ठीक है, इसके बीच में जब हाई वोल्टेज जोड़ दिया जाता था, तो क्या होता था, कैथोड से इनविजिबल रे, अदृश्य किरणें निकलती थी, जिसको हम आपको दिखाएंगे। ये अदृश्य किरणें क्या होती थी, यहां से निकल करके और सीधे कहां जाती थी, एनोड पर जाती थी। ठीक है, अब ये किरणें एनोड पर जाती थी, तो अब ये किरणें यहां पर टकरा करके क्या उत्पन्न करती थी, दीप्त उत्पन्न करती थी। इन किरणों को क्या नाम दिया गया, चूंकि ये कैथोड से चली तो इन किरणों को नाम दिया गया कैथोड किरणें। कैथोड किरणें, ये नलिका जो थी इसी को कहा गया विद्युत विसर्जन नलिका, जहां विद्युत विसर्जन कराया जाए। ठीक है, उसके बाद यहां पर जो प्रेशर होता था वो होता था लो प्रेशर। ठीक है, लो प्रेशर, और जो वोल्टेज होता था वो होता था हाई वोल्टेज। ठीक है, तो अब जब ऐसी किरणें निकलती थी तो इन किरणों को नाम दिया गया कैथोड किरणें। इन कैथोड किरणों की कुछ प्रॉपर्टीज थी, उन प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे। माना यह जाता था कि ये कैथोड किरणें जो है सीधी रेखा में चलती थी। तो सीधी रेखा में चलती थी, तो इसके लिए उन्होंने एक रिसर्च किया, प्रयोग किया कि इस कैथोड किरणों के मार्ग में क्या किया गया, एक ठोस पदार्थ रख दिया गया। मान लीजिए कोई ठोस पदार्थ ऐसे करके रख दिया गया। तो इस ठोस पदार्थ को जब रखा गया तो इस ठोस पदार्थ का यहाँ पर हमको क्या मिलने लगा, छाया मिलने लगी। अब आप बच्चों जैसा कि जानते हैं कि अगर कोई प्रकाश एकदम सीधे आता है, हमारे सीधे प्रकाश आता है, जैसे हमको देख पा रहे हैं, तो हमारी छाया देखिए एकदम, अगर सीधे प्रकाश आ रहा है तो हमारी छाया इन दिस बोर्ड, इस बोर्ड पर बन रही है। लाइक इसी तरीके से
अगर कोई सीधी अगर प्रकाश किरण चलती है तो उस पर क्या बनती है, छाया बनती है। तो यहाँ पे ये दिखा है कि इसकी छाया क्या हो जाती है, सामने बन जाती है। दूसरा पार्ट इसमें बताया गया कि इन जो कैथोड किरणें होती हैं, इन कैथोड किरणों में मास का नेचर होता है, द्रव्यमान का गुण होता है। द्रव्यमान का गुण इन द सेंस क्या होता है कि इसके अंदर मैकेनिकल इफेक्ट होते हैं। मैकेनिकल इफेक्ट मतलब जैसे संवेग का होना, इस कण का टकराने से ऊर्जा एनर्जी क्रिएट होना, हीट एनर्जी बनना, तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ मैकेनिकल इफेक्ट था। उसके बाद बच्चों तीसरा जो पार्ट आता है आपका इसमें, जब इन किरणों के बीच हम क्या करते हैं, कोई वैद्युत क्षेत्र लगाते हैं। वैद्युत क्षेत्र इन द सेंस यहाँ पर पॉजिटिव और ये निगेटिव। तो ये किरणें होती क्या हैं, विक्षेपित हो जाती हैं। विक्षेपित होने का इन द सेंस ये सीधे ना जा करके अब क्या हो जाता है, मुड़ जाती हैं। किसकी तरफ मुड़ जाती हैं, धन की तरफ मुड़ जाती हैं। तो अब भाई कोई धन की तरफ तब मुड़ेगा जब वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इससे यह बात सिद्ध होती है कि ये जो किरणें होती हैं, कैथोड किरणें, ये किसी ऋण आवेशित भाग से मिलकर बनी है। अब यहाँ पे हमको डिस्कस करना है, जो चौथा पार्ट आपने देखा, पांचवा पार्ट जो डिस्कस करना है कि इनके अंदर जो है कण, पार्टिकल का फॉर्म होता है। तो पार्टिकल के फॉर्म को समझने के लिए क्या किया गया, इनके अंदर जो कण की प्रकृति होती है उसको समझने के लिए बीच में एक चक्री रख दी गई, जो घूमने के लिए क्या थी, स्वतंत्र थी। ऐसे यहाँ पर चक्री रख दी गई और जो घूमने के लिए स्वतंत्र थी, जो फ्री घूम सकती थी। जब इससे ये किरणें टकराती थी तो टकराने के कारण क्या होता था, ये चक्री इधर राउंड करने लगती थी। तो राउंड से पता चलता था कि भाई अगर कोई पार्टिकल नहीं होगा तो इस चक्री को घुमा नहीं सकता था। तो कहीं ना कहीं अगर ये घूम रहा है तो इसके अंदर क्या गुण था, कणों का भी गुण था। इसका मतलब अभी आप जो जान पाए, पहले आपको एक एक लाइन में हम समझा देते हैं। सबसे पहले ये किरणें अदृश्य थी जब निकली। दूसरा इसमें जो था, ये सीधी रेखा में चलती थी क्योंकि अपने मार्ग में रखी वस्तु की छाया बनाती थी। दूसरा आपने देखा कि इनके अंदर मास होता था, मास होने के कारण ही इनके अंदर मैकेनिकल इफेक्ट थे, यानी यांत्रिक प्रभाव थे। इसके बाद इनके बीच अगर वैद्युत या चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता था तो ये उस क्षेत्र की ओर थोड़ा सा डिस्पर्ज होती थी, थोड़ा प्रभावित होती थी। इसके बाद जो तीसरा पार्ट आप देख पा रहे हैं, तीसरे पार्ट में इसमें यह बताया गया था कि अगर आप इसके बीच में कोई पदार्थ लगा देते थे तो क्या हो जाता था, पदार्थ यानी इन द सेंस चक्री, तो क्या हो जाता था, घूमने लगता था। और कोई पदार्थ अगर इसके बीच में रख दिया जाता था तो वो हीट होने लगता था, गर्म होने लगता था। इसके अंदर एक प्रकार का गुण था, यानी टकराता था भाई, उस पदार्थ से ये किरणें टकराएंगी और उस पदार्थ को क्या कर देंगी, गर्म कर देंगी। इसके बाद इनकी जो एक प्रॉपर्टी, अगला जो हमने देखा था पार्टिकल नेचर, यानी इसको घुमाने का प्रयास करते थे। अगला जो हम नेचर देखने जा रहे हैं इसमें, इनके पास एक बहुत विशेष इफेक्ट था कि अगर ये टंगस्टन जिसको W से रिप्रेजेंट करते हैं, तो टंगस्टन से जब टकराती थी तो ये क्या उत्पन्न करती थी, एक्सरे उत्पन्न करती थी। एक्सरे के बारे में जानते हैं, एक्सरे क्या करता है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, या आप ऐसा कह सकते हैं हमारी अस्थियों के या हड्डियों के क्या होता था, स्ट्रक्चर, यानी शरीर के बाहरी आवरण को छोड़ करके इंटरनल स्ट्रक्चर की क्या लेता है, इमेज लेता है। ठीक है, तो ये एक्सरे टंगस्टन धातु पर गिर करके क्या उत्पन्न करती थी, एक्स किरणें उत्पन्न करती थी। अब उसके बाद ये क्या इसके अंदर कैपेसिटी थी कि ये एल्युमिनियम जैसे पदार्थ को भी क्या कर सकती थी, भेद सकती थी। एल्युमिनियम जैसे पदार्थ को भी ये भेद जाती थी, इतनी आप समझ सकते इतनी पावरफुल रेज थी। इसके बाद यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है और जो जे टॉमसन ने बताया था, जे टॉमसन ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन का E और अपॉन M कांस्टेंट होता है। बच्चों ये आपको निकालना है, हम यहाँ पे वैल्यू रख दे रहे हैं। E का मान 1.6 में 10⁻⁻19 और M का मान 9.1 × 10⁻31। आप इसको सॉल्व कीजिए और बताइए कि E अपॉन M का मान क्या होगा इस कैथोड किरणों में। तो आप लोगों ने कैथोड किरणें देखी, इनकी प्रॉपर्टीज भी हमने समझा दी। आप चाहें तो इन प्रॉपर्टीज को नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। आइए बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग एनोड की ओर चलते हैं। तो बच्चों एनोड किरणों की ओर बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर एनोड किरणें दिखाई गई हैं, आप पढ़ें तब तक। अब हम बताने जा रहे हैं एनोड किरणों के बारे में, देख लीजिए आप लोग भी एक बार। तो हम लोग देखने जा रहे हैं एनोड किरणें।
एनोड किरणें क्या होती हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए एनोड किरणें क्या होता है, जब विद्युत विसर्जन नलिका में अल्प दाब पर छिद्रित कैथोड, यानी कैथोड में जब क्या होते हैं, होल्स होते हैं, तो छिद्रित कैथोड और एनोड के बीच हाई वोल्टेज करंट फ्लो किया जाता है, यानी उच्च वोल्ट पर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो क्या होता है कि एनोड से एक रे निकलती है। फिर से उसी ट्यूब की ओर चलेंगे। पहले तो उस ट्यूब को वैक्यूम करते हैं, फिर बाद में हम उसके अंदर लो प्रेशर से गैस भरते हैं। तो ये देख पा रहे हैं आप, वैक्यूम पहले था, अब उसमें गैस भरी जा चुकी है। ये आपका ट्यूब है, ठीक है। इस ट्यूब में ये पार्ट जहाँ से गैस आप एंट्री करा सकते हैं और रिलीज कर सकते हैं। ये आपका एक पार्ट एनोड का और ये पार्ट एक कैथोड का। यहाँ से हम इसको एक हाई वोल्टेज सोर्स से जोड़ देते हैं और ये आपका एनोड हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा कैथोड हो जाएगा। अब क्या होता है कि अभी तक जो रेज निकल रही थी वो कैथोड से, तो कैथोड किरणें कहें। यहाँ पे बच्चे एक बात और बताना चाहेंगे कि एनोड किरणों को एक नाम और से जानते हैं, उनको हम नाम से जानते हैं कैनाल किरणें। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कैनाल किरणों के नाम से जानते हैं। यहाँ पर क्या है कि जब एनोड से जब किरणें निकलती थी वो क्या करती थी, एकदम सरल व सीधी रेखा में निकलती थी और सीधे जाकर के कहां टकराती थी, कैथोड प्लेट पर। ठीक, देखिए बच्चों, ये आपकी रेज हैं जो यहां से निकल रही है। अब क्या होता था कि कैथोड किरणें निकलती थी और जाकर के वहां टकराती थी। साथ ही साथ आपको यहां हम एक चीज और बताना चाहेंगे कि ये सीधी रेखा में चलती थी। दूसरी चीज, अगर इनके मार्ग में कोई चक्री रख दी जाए, चक्री मतलब कोई घूमने वाली घुंडी टाइप, तो वो क्या करती थी, इसको घुमाने का प्रयास करती थी, इसको घुमाने का प्रयास करती थी और घुमाने का इन द सेंस इसको घुमा भी देती थी, साथ में गर्म कर देती है। ठीक, ये इसके अंदर अगर नेचर है तो कहीं ना कहीं ये पार्टिकल यानी कण से मिलकर बना होगा, तभी ये पदार्थ क्या होगा, गर्म होगा पहली बात। या पहली बात तो कण होगा तभी ये घूमेगा, पहले तो ये समझ लीजिए। क्योंकि अगर आप जैसे अभी हम प्रकाश डालें, किसी पंखे पर प्रकाश डालें, तो अगर प्रकाश में उतने बड़े बड़े पार्टिकल नहीं है तो उसको घुमाने का प्रयास नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर पंखे में प्रकाश डालने की बात कहिए और पंखे को अगर ले जाए ऊपर छत पर रख दे जहां खूब तेजी से हवा चल रही है, तो हवा में छोटे छोटे पार्टिकल होंगे, पंखे के पर को क्या करेगा, घुमाएगा। तो लाइक यहाँ पर ये प्रकाश टाइप का नहीं है, ये कहीं ना कहीं हवा टाइप का है जिसमें छोटे छोटे पार्टिकल हैं जो इसको क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, इसके बाद यहां पे भी क्या होता था कि अगर वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता था, वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता था, तो यहां पर भी किरणें क्या होती थी, विक्षेपित होती थी। अब यहां किरणें जो हैं पॉजिटिव के बजाय किस डायरेक्शन में विक्षेपित होती थी, निगेटिव की तरफ विक्षेपित होती थी। इससे ये क्लियर हो जाता था कि ये जो कण हैं कहीं ना कहीं कैसे कण हैं, धनावेशित कण हैं। कैसे कण हैं, धनावेशित कण हैं जो धन आवेशों से मिलकर बने हुए हैं। यानी कैनाल किरणें के जो कण होते थे वो किससे मिलकर बने हैं, धनावेशित कणों से मिलकर बने हैं। इसके बाद अगला जो बताया जाता था कि यहां पर भी E/m का मान जो होता था वो क्या होता था, कांस्टेंट होता था। कितना क्या होता था, कांस्टेंट। और इसकी जो वैल्यू है वो हम निकाल दे रहे हैं, वैसे लिखा भी है 9.579 इंटू 10⁻, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है 10⁴ कूलाम अपॉन ग्राम। ये इसका मान था, उसका मान हमने निकलवाया है। क्यों निकलवाया, क्योंकि वैल्यू आपको रख करके निकाल लेनी रहेगी, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये हुआ एनोड किरणें। बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको एनोड किरणें समझ में आई होगी। अगले पार्ट में हम देख रहे हैं रदरफोर्ड के बारे में। आइए रदरफोर्ड पर चलते हैं। चलिए देखते हैं रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु प्रारूप क्या है। रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु प्रारूप, तो आप देख रहे हैं रदरफोर्ड का नाभिकीय क्या है, नाभिकीय परमाणु प्रारूप जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसमें क्या था, 1911 में रदरफोर्ड ने एक नाभिक का प्रारूप दिया जिसमें उन्होंने एक प्रयोग किया था, जिस प्रयोग को आप जानते हैं क्या कहते हैं, अल्फा
रे या अल्फा कण प्रयोग। ठीक है, इसमें क्या किया था उन्होंने, अल्फा कण प्रयोग में इन्होंने किया था कि सोने की पतली एक चादर ली थी और उस पर अल्फा कणों की क्या कराई थी, बमबारी कराई थी। और फिर बमबारी कराने के बाद उस पे जो अल्फा कण की गति थी उस पर कुछ निष्कर्ष निकाले। वही निष्कर्ष जो है, हम जो निष्कर्ष पढ़ेंगे उसी को कहते हैं रदरफोर्ड नाभिकीय प्रारूप। ठीक है बच्चों, तो अब क्या क्या उसमें पॉइंट निकले। उसमें पहला पॉइंट ये निकला कि जब उस पतली झिल्ली पर अल्फा कणों की बमबारी कराएगी, पतली झिल्ली पर, और चारों ओर से क्या कर दिया गया, जेडनो का चादर लगा दिया गया। ये मान लीजिए एक पतली झिल्ली है। यहां पर क्या हुआ कि जब अल्फा कण आए, ध्यान दीजिएगा बच्चों, हम चित्र को और थोड़ा क्लियर करना चाहेंगे। तो सिस्टम के तरीके से आपका चित्र लग गया है आपकी स्क्रीन पर, आप यहां चित्र देखिए। तो इसमें क्या होता था कि अल्फा कण जब इस पर बमबारी कराई जाती थी सोने की प्लेट पर, तो होता क्या था कि बहुत सारे अल्फा कण क्या किए, इस सोने की प्लेट को चीर करके बाहर निकल गए। और बाहर निकलने के बाद जो चारों ओर जिंक का आवरण था वहां जाके टकरा करके दीप्त उत्पन्न करते थे। क्या उत्पन्न करते थे, दीप्त। इससे यह पता चलता था कि परमाणु का जो समस्त भाग है वो क्या होता है, खोखला होता है बच्चों। यानी इस प्रयोग से पता चला कि परमाणु का समस्त भाग खोखला होता है। उसमें क्या होता हुआ कि कुछ अल्फा कण तो भाई विभेद करके उसको पार चल गए, जिसमें अधिकांश लगभग आप समझिए 99% अल्फा कण उसको विभेद करके बाहर निकल गए। लगभग 1% जो कण थे अल्फा कण, वो क्या हुआ कि किसी विशेष अंश के कोण पर अप्रॉक्सीमेट 120 और लगभग 180 डिग्री पर क्या हो गए, जिस रेखा में गए उसी रेखा में वापस चले आए। इससे यह प्रॉपर्टी क्लियर हुई कहीं ना कहीं, भाई अगर किसी ने रिपल किया है तो दोनों समान बल रखते होंगे, यानी समान व्यवहार रखते होंगे। इसका मतलब अल्फा कण भी पॉजिटिव, और वह कोई भाग ऐसा है जहां से ये अल्फा कण वापस सीधे चले आए हैं, इनके पास भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव होगा। तो रदरफोर्ड ने यह निर्णय निकाला कि परमाणु जो होता है वो पूरा भाग खोखला होता है, लेकिन उसमें सूक्ष्म भाग में परमाणु का समस्त द्रव्यमान केंद्रित होता है, और वह द्रव्यमान जहां केंद्रित होता है उसको नाम दिया नाभिक। क्या नाम दिया बच्चों, नाभिक नाम दिया। और यह बताया कि वो जो नाभिक होता है वो वास्तव में कैसा होता है, धनावेशित होता है। कैसा होता है बच्चों, धनावेशित होता है। धनावेशित होने का मतलब इसलिए कि वो अल्फा कण को क्या कर देता था, 180 अंश के कोण पर रिपल्ट कर देता था, वापस कर देता था। तो इससे क्लियर हो गया कि वहां जो नाभिक है वो कहीं ना कहीं किससे मिलकर बना है, धनावेशित कणों से मिलकर बना है। फिर बाद में इसी धनावेशित कण का नाम जो बाद में पड़ा वो क्या पड़ा, प्रोटॉन पड़ा। इससे इन्होंने ये सिद्ध किया कि परमाणु के अंदर एक सूक्ष्म भाग होता है, उस सूक्ष्म छोटे से भाग को कहते हैं नाभिक। नाभिक में जहां परमाणु का समस्त धनावेश तथा परमाणु का समस्त भार उसी केंद्र पर केंद्रित होता है। ठीक है बच्चों, अगले नियम की ओर चलते हैं। इन्होंने क्या कहा, देखा कि जो नाभिक, यानी नाभिक आप देख पा रहे हैं, नाभिक में क्या देखा, तो उन्होंने ये भी बताया कि नाभिक में क्या होता है, समस्त धनावेश केंद्रित होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चारों ओर गमन करते हैं बच्चों। इसके बाद जो अगला आया, देखिए जितने भी साइंटिस्ट अपनी परिकल्पना दिए, ऐसा नहीं था कि सारी परिकल्पनाएं सही ही हैं। उस परिकल्पना में कुछ उन्होंने गलती की, फेल्योर हुए, उसके बाद नई परिकल्पना आई और फिर उसने उन चीज़ों को बताया। तो फिर रदरफोर्ड ने जब अपनी परिकल्पना दी तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि उनकी जो परिकल्पना थी उसमें क्या क्या गलतियां थी, क्या क्या एरर थी, क्या क्या चीज़ें वो नहीं बता पाए। तो पहला जो एरर था वो परमाणु के स्थायित्व के बारे में नहीं विवेचना कर पाए। परमाणु के स्थायित्व के बारे में विवेचना करने का क्या मतलब है, देखिए उन्होंने जो ये बताया था कि नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन होते, मतलब नाभिक में आप अभी प्रोटॉन में समझिए समस्त धनावेशित भाग होते हैं, इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अच्छा एक बात बताइए, अभी आप खाना खाए, खाना खाने के बाद कितनी देर तक चक्कर लगा सकते हैं, हो जाता सुबह, एक दिन शाम, पूरी रात, हो सकता है अगले दिन तक, फिर अगले दिन के शाम,
अगले फिर नया दिन की सुबह, यानी आप 3 दिन तक मान लीजिए चक्कर लगा सकते हैं। तीसरे चौथे दिन के बाद आप क्या हो जाएंगे, फिर चक्कर नहीं लगा पाएंगे। लाइक इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन जब चारों ओर चक्कर लगाता है तो कहीं ना कहीं इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और ये ऊर्जा वो क्या करेगा, चक्कर लगाते समय हानि करेगा, और एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि नाभिक में गिर जाएगा और परमाणु खत्म हो जाएगा। ऐसे अगर होता तो सूर्य कब का खत्म हो गया होता, पृथ्वी कब की खत्म हो गई होती, मनुष्य शरीर रहता ही नहीं। तो यानी ये जो रदरफोर्ड की जो परमाणु व्याख्या थी, ये परमाणु के स्थायित्व के बारे में नहीं बता पाई। दूसरा जो है ये स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो स्पेक्ट्रम का मतलब एक आपको साधारण शब्दों में समझाएंगे। कभी आपने रेनबो देखा होगा, इंद्रधनुष, तो इंद्रधनुष में देखिए विशेष 7 रंग की जो है डंडियां होती हैं, कलर्स होते हैं, उन्हीं को आप इंद्रधनुष कहते हैं। तो स्पेक्ट्रम की जो थ्योरी ये कहती है कि इसमें एक विशेष प्रकार की तरंगे उत्सर्जित करते हैं, उनका अलग अलग अपना वेव होता है, उनकी अलग अलग अपनी वेव कैपेसिटी होती है। तो इसका मतलब वो इसके बारे में भी डिफाइन नहीं कर पाए कि परमाणु जो है स्पेक्ट्रम उत्पन्न करता है। इसके बाद जो अगला नियम हम देखेंगे रदरफोर्ड के बाद, वो है आपका नील्स बोर का परमाणु मॉडल। ठीक है बच्चों, तो नील्स बोर का परमाणु मॉडल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। नील्स बोर में इन्होंने ये कहा, ध्यान दीजिएगा, नील्स बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। लेकिन इन्होंने जो चक्कर लगाने वाली कक्षा बताई, उन्होंने ये कहा कि ये एक विशेष कक्षाएं होती है। चारों ओर हम चक्कर लगाते हैं लेकिन ये विशेष कक्षाएं होती हैं। साथ ही साथ इन्होंने एक बात बताई कि जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, मान लीजिए नाभिक और ये इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन और नाभिक क्या करते हैं, एक दूसरे के बल, कौन से बल, वैद्युत आकर्षण बल और अभिकेंद्र बल द्वारा बंधे होते हैं। वैद्युत आकर्षण बल क्या होता है, तो वैद्युत आकर्षण बल के बारे में एक लाइन में जान लीजिए कि दो विपरीत आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल, दो विपरीत आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल क्या होता है, वैद्युत आकर्षण बल कहलाता है। ठीक है बच्चों, और अभिकेंद्र बल क्या होता है, तो अगर कोई कण वृत्तीय गति करता है, तो जो केंद्र की ओर बल लगाता है वो क्या कहलाता है, अभिकेंद्र बल कहलाता है। तो यहाँ जो आपका वैद्युत आकर्षण बल है, ये अभिकेंद्र बल को क्या करता था, या अभिकेंद्र बल द्वारा संतुलित होता था। तो ऐसी स्थिति में ये दोनों बल आपस में बराबर हो जाते थे, और यहाँ से हम क्या निकाल सकते थे, परमाणु की त्रिज्या निकाल सकते थे, परमाणु नहीं, इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या निकाल सकते थे, यानी किस कक्षा में गति कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का वेग निकाल सकते थे, किसकी थ्योरी से, नील्स बोर के परमाणु मॉडल की थ्योरी से। ठीक, अब अगले नियम की ओर बढ़ते हैं। आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा, आपकी बोर्ड स्क्रीन पर दिख रहा है जो आपके नील्स बोर के जो परमाणु मॉडल की रूल्स थे। इन्होंने ये कहा कि परमाणु सभी कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाते, ये किसी विशिष्ट कक्षा में चक्कर लगाते हैं, और उन विशिष्ट कक्षाओं के लिए जो कोणीय संवेग होता है वो क्या होता है, NH/2π के पूर्ण गुणज होता है, जहां J बराबर होता है MBR को कहते हैं कोणीय संवेग। अब यहां पर बात आती है कि H क्या है, तो H जैसा कि आपकी उसमें दिया गया है, H एक प्लांक नियतांक है, जिसका मान 6.64 गुणे 10⁻⁻34 जूल इंटू क्या होता है, सेकंड होता है। ठीक है बच्चों, 2π कांस्टेंट है, और n जो है ये क्या है, कक्षा, यानी अगर पहली कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन है तो n का मान 1 हो जाएगा, यानी n एक प्राकृतिक 1 2 3 4 ऐसे करके आप मान बता सकते हैं जिस भी कक्षा में हो। इसके बाद जो अगला इन्होंने कहा जो आपने दिया है कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ऊर्जा को अवशोषित करता है, और ऊर्जा को अवशोषित करके क्या हो जाता है, अपनी निम्न कक्षा से निकल करके कहाँ चलाता है, उच्च कक्षा में चलाता है। देखिए बच्चों,
और कुछ समय पश्चात ये ऊर्जा को त्याग, पहले ये ऊर्जा अवशोषित करेगा जो बाहर से मिलेगी और अवशोषित करके उच्च कक्षा में चला जाएगा। फिर क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं जो उच्च ऊर्जा वाली कक्षा में होते हैं वो कुछ ऊर्जा को त्याग करके निम्न कक्षा में आ जाते हैं और यही ऊर्जा त्याग करने पर क्या उत्पन्न होता है, स्पेक्ट्रम उत्पन्न होता है। यही ऊर्जा त्याग करने पर स्पेक्ट्रम उत्पन्न होता है। यानी नील्स बोर ने स्पेक्ट्रम की व्याख्या की। स्पेक्ट्रम की व्याख्या किस आधार पे की, इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा अवशोषण और ऊर्जा त्यागने पर। तो जब वो ऊर्जा अवशोषित करता है और जब वो ऊर्जा त्यागता है तो त्यागने के दौरान ही क्या उत्पन्न होते हैं, स्पेक्ट्रम उत्पन्न होते हैं। ठीक है भैया, तो आप लोगों ने ये चीज समझा। इसके बाद इन्होंने बताया कि जो कक्षा है, यानी इसमें जो कक्षाएं हैं उन कक्षा को अलग अलग नाम भी दिया। इन्होंने पहली कक्षा को क्या नाम दिया, कि दूसरी कक्षा को L, तीसरी कक्षा को M और चौथी कक्षा को क्या नाम दिया, N नाम दिया। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्लास में सोमरफेल्ड का मॉडल पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बने रहें, देखते रहें।